गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट 7th क्लास के। आपको आपका फाइनल जो अब शुरू होने वाला है एग्जाम्स का सिलेबस वो है चैप्टर 15, है ना। और चैप्टर 15 में सबसे पहला चैप्टर जो है ये मशीनी मानव जो विज्ञान से संबंधित एक लेख है, इसके बारे में इसमें लिखा है, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इसको लिखने वाले लेखक जो है वो है मोहन राकेश। और इसका सार संक्षेप समझ लीजिए थोड़ा सा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि मनुष्य द्वारा अपने श्रम का भार कम करने के उद्देश्य से विज्ञान की मदद से मशीनी मानव निर्मित किए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और अच्छी तरह भली भांति परिचित है रोबोट नाम से, है ना। रोबोट नाम से आपने कई सारी फिल्म्स भी ऐसी देखी होंगी जिसमें रोबोट काम करता है मानव की जगह पर, और बिल्कुल ऐसा काम करता है कि मानव भी उसके आगे फेल है। जो भी उसको आप ऑर्डर देंगे वो काम वो तुरंत कर देते हैं। और बने किससे होते हैं, उनको एक तरह से लौह पुरुष भी कहते हैं, है ना। पूरा शरीर उनका लोहे का बना होता है और मशीन में बस ऐसे ही प्लग लगा दीजिए और आप उनको ऑर्डर देते जाइए, वो आपका काम आसान कर देंगी। ये आज्ञाकारी मानव की तरह दिए गए कार्यों को लगन से पूर्ण करते हैं। देखा बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको सार संक्षेप में समझाया, भोजन के रूप में तेल बिजली मांगने वाले ये मशीनी मानव यदि पृथ्वी पर बने रहे तो जीवन कैसा होगा। ये भोजन नहीं खाते हमारी तरह। मानव जो है आटा खाता है, गेहूं खाता है ना। और इससे हमें शक्ति मिलती है। इंसानों को शक्ति किससे मिलती है? आटे से, क्योंकि हम लोग जो है अन्न खाते हैं। और जो मशीन है वो अनाज नहीं खाते, वो क्या खाते हैं? विद्युत ऊर्जा। तो ये मशीनी मानव जो है ये किस तरह से, अगर ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी में आ जाए और चारों तरफ फैल जाए तो क्या मतलब हर्ष होगा इस पृथ्वी का। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ 15 मशीनी मानव। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि मनुष्य द्वारा अपने श्रम का भार कम करने के उद्देश्य से विज्ञान की मदद से मशीनी मानव निर्मित किए गए हैं। ये आज्ञाकारी मानव की तरह दिए गए कार्यों को लगन से पूर्ण करते हैं। भोजन के रूप में तेल बिजली मांगने वाले ये मशीनी मानव यदि पृथ्वी पर बने रहें तो जीवन कैसा होगा। ये मैंने आपको सार संक्षेप में पहले ही बता दिया। अब पाठ। लोगों ने अखबारों में समाचार पढ़ा तो किसी को उस पर विश्वास नहीं आया। समाचार था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। इस समाचार से पैदा हुई हलचल अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दूसरा समाचार आया। वह यह कि मशीनी विचारक रातों रात अपने कमरे की खिड़की तोड़कर और न जाने कैसे चौथी मंजिल से नीचे कूदकर लापता हो गया। चारों तरफ हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियां दौड़ाई गईं। जगह जगह टेलीफोन किए गए। रेडियो और टेलीविज़न से घोषणाएं की गईं। उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पुरस्कार भी रखा गया। पर मशीनी विचारक एक बार जो 4 मंजिले से कूदकर गायब हुआ तो फिर किसी के हाथ नहीं आया। ना ही यह पता चला कि दुनिया भर की आंखों में धूल झोंककर आखिर वह चला कहाँ गया। किसी शहर, गांव, पहाड़, जंगल या नदी नाले में उसका पता नहीं चला। कई दिनों की दौड़ धूप के बाद लोग थक कर बैठ गए। उसके गुम होने के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए गए। किसी का ख्याल था कि आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा और वह समुद्र या रेगिस्तान में कहीं पुर्जा पुर्जा होकर गिर गया होगा। किसी का कहना था कि अपने तेज़
दिमाग से उसने यहाँ से किसी और ग्रह नक्षत्र पर जाने का तरीका सोच लिया होगा। वह वहीं चला गया होगा। जिन वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया था वे अब सिर धुन रहे थे। सिर धुन रहे थे बच्चों, मतलब परेशान हो रहे थे, क्योंकि उसके बाद वैसा ही अगला आदमी बनाने के लिए उनके आले वगैरह भी वह अपने साथ उड़ा ले गया था। 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गए। लोग उस बात को लगभग भूल गए। वैज्ञानिकों ने उसके बाद फिर वैसा आदमी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्हें डर था कि पहले आदमी ने ही जब ऐसा करतब दिखाया है तो दूसरा जाने क्या गजब ढाएगा। उसके बाद शायद कभी उसकी बात भी ना होती अगर बीच समुद्र के एक टापू में एक माहीगीर की उससे मुलाकात ना हो जाती। वह माहीगीर समुद्र में मछली पकड़ने निकला था, पर इससे पहले कि एक भी मछली पकड़ पाता उसकी नाव तूफान में फंसकर उसे उस टापू की तरफ ले गई। टापू के किनारे पहुंचकर वह नाव को वहां बांधने लगा। अपने आसपास देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। कितने ही लोग वहां पेड़ चीर रहे थे। जमीन खोदकर बच्चे लोहा निकाल रहे थे या रुई ढूंढ रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चिरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे, पर वे सबके सब आम आदमियों से बिल्कुल अलग तरह के थे। आपस में भी एक गिरोह के लोग दूसरे गिरोह से मेल नहीं खाते थे। जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने लगते थे और उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरियां लगी थीं। तो देखा बच्चों, ये कौन थे? ये रोबोट ही थे जो लोहा खोद रहे थे। उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे, हाथों की जगह कुदालियां थी और वे चलते थे तो लगता था जैसे कवायद कर रहे हों। इसी तरह रुई धुनने वाले आदमी रुई के बने थे। हाथ, पैर और नाक कान कच्ची कपास के थे और गले से नीचे के धड़ का हिस्सा धुनकी की शक्ल का था, जो लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे। वे सिर से पैर तक खुद भी कोयला ही थे। हाथ पैरों से उनके लपटें निकलती थीं और आंखें जलते अंगारों की सी थीं। माहीगीर पहले तो उन्हें देखकर डरा, पर उनमें से किसी ने ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही उससे कुछ कहा, तो उसका डर धीरे धीरे जाता रहा। उसे भूख लगी, इसलिए वह नाव को किनारे छोड़कर टापू में इधर उधर घूमने लगा, पर उसे ना तो कोई पेड़ नजर आया जिस पर फल लगे हों और ना ही कोई एक भी जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए और वहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे। उस टापू पर भूखों मरने से अच्छा है कि तूफान में जूझकर भी जिस किसी तरह अपना पेट तो भर ले। तो देखा बच्चों, इतना चैप्टर आपको समझ में आ ही गया होगा। जहाँ पर वो काम हो रहा था लकड़ी काटने का, वहाँ सभी रोबोट थे और वो जैसे जाते थे सीधे सीधे और सीधे सीधे आते थे। आंखों से उनके अंगारे बरस रहे थे। तो जब उसे कोई देखता तो ये लगता कि शायद ये मुझे देखेगा तो मैं डर जाऊंगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये वो उतना ही काम करेंगे जितना इनसे कहा गया है। आगे इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों,
शेष भाग आपसे बाद में आपको हम पढ़ के समझाएंगे। आशा करती हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा।